अगर ये मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली में इस वक्त जो है सड़कों पे शायद चलना मुश्किल हो जाता, गाड़ी का निकालना भी मुश्किल। लगभग 45 से 50 लाख लोग रोजाना मेट्रो में सफर करते हैं। पिछले साल जर्मनी गया था, इटली गया था, बेल्जियम गया था, वहां की मेट्रो मैंने देखी। हमारे पास टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी मेट्रो है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेशन बहुत बड़े स्टेशन बने हैं, बहुत लेविश बने हैं। उनकी यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही नॉर्मल सा है, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा। अगर मेट्रो को पॉलिटिकल मकसद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा तो आने वाले टाइम में पूरे देश की इकोनॉमी पे उसका असर पड़ेगा। कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां जो उम्मीद की गई थी कि इतने पैसेंजर आएंगे, उसका 10% भी नहीं। उनमें गोरखपुर है, आपका जयपुर है, लखनऊ है। सिर्फ 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर लाइन बनाकर हम उसको सजावट के तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन पैसेंजर फ्रेंडली उतना नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हैं हमारे साथ नवभारत टाइम्स के मैक्रो एडिटर मिस्टर गुलशन राय खत्री जी, जिन्होंने 3 दशक से ज्यादा दिल्ली में पत्रकारिता को दिए हैं। इन्होंने बीजेपी बहुत इन डेप्थ कवर किया और साथ में कवर किया इन्होंने रेलवे, जो इनका सबसे पैक्ड सब्जेक्ट भी रहा है। इन्होंने दिल्ली के अंदर मेट्रो को बनते देखा है। सर, आपका इंडिया हर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पिछले 30 सालों में आपने मेट्रो को किस रूप में देखा है, किस तरह से बनते हुए आपने देखा है? देखिए, अगर आप 90 का दशक देखें तो उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ डीटीसी की बसें चलती थी और चुनिंदा बसें ही चलती थी उसमें। तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत भर के चलती थी, लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। दोपहर के वक्त 2 घंटे बसें नहीं होती थी क्योंकि वो लंच करने जाते थे। तो उस वक्त लगभग स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती थी। 1992 में जब जगदीश टाइटलर थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो उन्होंने रेड लाइन बसें दिल्ली में चलाई, लेकिन वो बसें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के तहत चली तो बहुत सारे लोगों की जान गई, एक्सीडेंट हुए, बहुत शोर मचा। फिर उनको कन्वर्ट किया गया ब्लू लाइन में। तो उस वक्त जब ये सब चर्चाएं चल रही थी तो केंद्र सरकार ने इस पर एक योजना बनाई कि दिल्ली में मेट्रो लानी चाहिए, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो एक दिशा से दूसरी दिशा में लोगों को बड़ी तादाद में एक साथ ले जा सके। तो 1995 में केंद्र सरकार ने ये शुरुआत की और एक कंपनी का गठन किया गया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये 1995 में किया गया। उस वक्त श्रीधरन को इस कंपनी का एमडी नियुक्त किया गया। तब तक डीपीआर तैयार हो गई थी और इसका पहला फेज 65 किलोमीटर का बनाने का फैसला किया गया और टारगेट रखा गया कि 10 साल में बनेंगे। 1995 में कंपनी बनने के बाद बाकी प्रक्रियाएं पूरी करने में 3 साल के आसपास का समय लगा और 1998 में इसका कंस्ट्रक्शन शाहदरा से शुरू हुआ। उस वक्त टारगेट के हिसाब से सिर्फ 7 साल बचे थे, कायदे से 3 साल और करने चाहिए थे 2008 तक, लेकिन श्रीधरन ने अनाउंस किया कि हम 7 साल में ही 10 साल का काम करें। और 2002 में उन्होंने पहला फेज का पहला सेक्शन दिल्ली में शुरू कर दिया, शाहदरा से 30 हजारी में 8.7 किलोमीटर का। 31 दिसंबर 2002 से लोगों ने उसमें सफर करना शुरू कर दिया। ये शुरुआत थी दिल्ली मेट्रो की, जो 2005 में 65 किलोमीटर की 3 लाइनें बनके तैयार हुई। उसके बाद दूसरा फेज बना, वो लगभग 125 किलोमीटर था। उसमें दिल्ली के अंदर ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी गई, नोएडा तक मेट्रो गई, उसके बाद गुड़गांव तक मेट्रो गई और फिर धीरे धीरे उसका जाल बढ़ता गया। उसमें अंडरग्राउंड भी थी और एलिवेट, और आज की डेट में 300 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली में मेट्रो चल रही हैं। अंडरग्राउंड भी है, एलिवेटेड भी है और बहुत सारे नए प्रयोग भी हुए हैं। तो एक तरह की वर्ल्ड क्लास मेट्रो बनी है। हमने कितने, दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो कितने % हमारा मेट्रो झेल पाता है? दिल्ली में अगर हम लोग जो शहरी विकास मंत्रालय आंकड़े देता है, वो आंकड़े थोड़े से अलग हटके होते हैं, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि अगर एक यात्री ने 2 मेट्रो कवर किए हैं तो वो 2 यात्री मानते, लेकिन मैं उसको नहीं मानूंगा। मेरे हिसाब से आज की डेट में लगभग 45 से 50 लाख लोग रोजाना मेट्रो में सफर करते हैं और ये एक बहुत बड़ा चंक है। अगर ये मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली में इस वक्त जो है सड़कों पे शायद चलना मुश्किल हो जाता, गाड़ी का निकालना भी मुश्किल। तो वो स्थिति है, दिल्ली मेट्रो ने काफी हेल्प की है। और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के फिगर है, वो कितना बताते हैं? देखिए, ये दिल्ली मेट्रो जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है। उन लोगों का आंकड़ा करीब 70 लाख के आसपास, 65 से 70 लाख के आसपास है, क्योंकि 2014 के बाद मिनिस्ट्री में इसकी गणना कैसे की जाए उसमें चेंज किया है।
पहले ये होता था कि जितने टिकट बिके हैं उतने ही पैसेंजर माने जाएंगे। अब उन्होंने ये माना है कि अगर कोई गुड़गांव से बैठा है और उसके बाद वो ITO तक जाता है और 2 लाइनें चेंज करता है तो उसको 2 काउंट करते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ है, अगर हम पूरे विश्व में देखें, विश्व में भी पूरा मेट्रो का रेल है और अदर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में तो मेट्रो बहुत पहले से चल रहा था जी। अब अगर हम यूरोपियन कंट्रीज या जापान या कोरिया वहां के मेट्रो को और हमारे मेट्रो को कंपेयर करें तो हम वर्ल्ड लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, वर्ल्ड लेवल पे हमारे साथ ये अच्छा हुआ, ये ठीक है कि यूरोप में बहुत पहले से मेट्रो चल रही है। दिल्ली मेट्रो जो है 98 से बनना शुरू हुई है, तो हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो दिल्ली मेट्रो के पास आई। तो वर्ल्ड क्लास ये टेक्नोलॉजी है इस दिल्ली मेट्रो के पास इस वक्त। जहां तक यूरोपियन देशों का बताया आपने, मैं अभी पिछले साल जर्मनी गया था, इटली गया था, बेल्जियम गया था, वहां की मेट्रो मैंने देखी। वहां और यहाँ में एक बहुत बड़ा अंतर है मेट्रो में। हमारे पास टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी मेट्रो है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेशन बहुत बड़े स्टेशन बने हैं, बहुत लेविश बने हैं। उनकी यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही नॉर्मल सा है, उसमें बहुत ज्यादा सजावट और उसने का नहीं किया है, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा कि मेट्रो की स्पीड बहुत अधिक है, मेट्रो रात में बहुत देर रात तक चलती है, हमारे यहाँ बहुत जल्दी बंद हो जाती है, और रात में उनको भले ही फ्रीक्वेंसी कम हो लेकिन रात में वो पैसेंजर को सर्विस देती है, वो फायदा है। नंबर 2, मैंने जो जर्मनी में देखा तो वहां पे इस तरह का नहीं है कि जाके कहीं कोई चेकिंग करे, फ्रिस्किंग हो, उसके बाद मेट्रो में जाए। वहां पैसेंजर सीधा मेट्रो में जाके बैठता है। अगर बिना टिकट है तो वहां अचानक जो है चेकिंग की जाती है, उसमें जो पकड़ा जाता है उसको करते हैं। लेकिन उस तरह का जैसे हमारे यहाँ कॉन्कोर्स पे सिस्टम है कि पहले तलाशी लेगा, फिर गेट पे जाएगा, वो टिकट लगाएगा और एंटर जाएगा, वहां नहीं है। इटली और बेल्जियम में जरूर इस तरह का ही सिस्टम है जैसा इंडिया। ये तो हो गया उसके हिसाब से, आपने कहा स्पीड भी वहाँ की वो है और टेक्नोलॉजी वाइज हम मच बेटर है जी। इस मेट्रो का, इंडिया में मेट्रो का आने का हमें वर्ल्ड लेवल में क्या फायदा हो रहा है? क्या हमारी जो हमने प्रैक्टिस जो ग्रिस्प की है, क्या बाकी कंट्रीज को हम दे पा रहे हैं वो चीजें? देखिए, बाकी कंट्रीज को तो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग 95 से ही हम लोगों ने शुरू किया है दिल्ली में। उसके बाद दिल्ली के बाद देश के अलग अलग शहरों में अभी लगभग हर शहर में मेट्रो जारी है। हम लोगों ने मदद की है श्रीलंका में, हम लोग श्रीलंका में हमारे मेट्रो के इंजीनियर्स मदद कर रहे हैं। कुछ और देशों में भी वो लोग, मॉरिशस ने भी, मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले मदद मांगी थी भारत सरकार से, तो वहां हम लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम हो रहा है हमारे देश के ये अलग अलग शहरों में। आगरा में मेट्रो है, इंदौर में बन रही है, भोपाल में बन रही है, चेन्नई, बेंगलुरु में उसका विस्तार हो रहा है, मुंबई में विस्तार हो रहा है, दिल्ली में अभी विस्तार चल ही रहा है, फेज 4 बन रहा है, तो लखनऊ में बनी गई है, सब जगह बन रही है मेट्रो जो है। लेकिन इसके वित्तीय पहलू, फाइनेंशियल एंगल पे वो हमारी सरकारों को अभी सोचना पड़ेगा। अगर वो नहीं सोचा तो आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मेट्रो बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है। आज की डेट में 1 किलोमीटर पे 250, 300, 400 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है उसमें। तो वो सरकारों को सोचना है कि मेट्रो बनाने से क्या हम उसको कितना लंबा टाइम तक चला पाएंगे, इस तरह के खर्चे पर कर पाएंगे। लोन लेके बनाई जा रही है तो लोन चुकता हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दिल्ली मेट्रो का ही अभी लगभग 35,000 करोड़ का लोन है दिल्ली मेट्रो का। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। जैसे इंडियन मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, इसमें श्रीधरन जी ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है जी कि हमें टाइम से प्रोडक्ट देना है, बेस्ट प्रोडक्ट देना है, और उसको ROI भी देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखना है। अब जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो इसको DTC की तरह बर्बाद कर दें, फ्रीबीज दे करके, जैसे कि हमारे टाइम में DTC का पास 12.5 रुपए का होता था, अब शायद 100 रुपए का होता। इस तरह से अगर गवर्नमेंट ने ये फ्रीबीज देना शुरू कर दिया इधर या किसी और जगह, तो क्या हम उस तरह से विस्तार कर पाएंगे? देखिए, ये फ्रीबीज को सिर्फ ये नहीं कि मेट्रो बनने के बाद किराया सस्ता करें या सब्सिडी दें या रिबेट दें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेट्रो को पॉलिटिकल मकसद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा कि जी हम हर राज्य में मेट्रो बनाएंगे, उसके जो खर्चे हैं वो बहुत महंगे पड़ेंगे, तो आने वाले टाइम में पूरे देश की इकोनॉमी पे उसका असर पड़ेगा। आप दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ 50 लाख लोग चल रहे हैं,
आप मुंबई में बना रहे हैं, वहां बड़ी आबादी है, आप चेन्नई बना रहे हैं, बेंगलुरु बना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप जयपुर बना रहे हैं, आपको मालूम है जयपुर में पैसेंजर कितने चलते हैं, खाली जाते हैं बिल्कुल। दिल्ली में अगर 50 लाख पैसेंजर चलते हैं और यहाँ पे जो मेट्रो की प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है उससे मेट्रो को बहुत अच्छा पैसा आता है, इसके बावजूद कुल मिलाकर दिल्ली मेट्रो यहाँ घाटे में है। यहाँ 2,000-2,500 करोड़ रुपए का सालाना घाटा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट को अगर हम मिला लें, लोन जो चुकता करना है उसको मिला लें, तो 2,500 करोड़ रुपए के लॉस पे है। दिल्ली मेट्रो इतना जरूर है कि ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, लेकिन वो भी सिर्फ दिल्ली ही होगी, बाकी कोई शहर जो है ऑपरेशनल प्रॉफिट में भी नहीं है। तो ये स्थिति कहाँ जाके रुकेगी, क्योंकि हर शहर को पॉलिटिशियन ये दावा करते हैं, वादा करते हैं कि हम मेट्रो लेके आएंगे, वो मेट्रो ले आते हैं, लेकिन इसको लंबे टाइम तक चलाना, सर्वाइव करना बहुत आसान नहीं होगा, इसका पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर हम मेट्रो का एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें पहले उसके सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, कितना हम पर पैसेंजर कितना अर्निंग कर पाएंगे, कितना हमारा कॉस्टिंग है, क्या हम उसको निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्या हम उसको लॉस में या प्रॉफिट में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपका क्या एक्सपीरियंस कह रहा है कि जहां जहां हमने लॉन्च किया, कितनी कर ऐसी मेट्रो है जो कि अपने प्रॉफिट को निकाल पा रही है या आने वाले कुछ चंद वर्षों तक निकाल पाएंगे? अभी IIT ने स्टडी किया था, अच्छा, 1-1.5 साल पहले सभी मेट्रोस की स्टडी की थी। उनमें से कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां जो उम्मीद की गई थी कि इतने पैसेंजर आएंगे, उसका 10% भी नहीं पैसेंजर आ रहे। उनमें गोरखपुर है, आपका जयपुर है, लखनऊ है, जिनमें 50% से कम है। इवन कि दिल्ली मेट्रो में जितनी उम्मीद की थी उतना अभी भी नहीं है, उस लेवल पे नहीं पहुंची है, अभी भी 80-90% पैसेंजर ही सफर कर रहे हैं। मास रैपिड का मतलब होता है कि पूरी तरह बहुत बड़ी तादाद में पैसेंजर हो तो एक दिशा से दूसरी दिशा ले जाना चाहिए, क्योंकि मेट्रो लाइन जितनी लंबी बनेगी उतना ही फायदा होता है। सिर्फ 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर लाइन बनाकर हम उसको सजावट के तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन पैसेंजर फ्रेंडली उतना नहीं होगा, उसमें पैसेंजर उतने नहीं मिलेंगे और वो लंबे टाइम तक उनके लिए सर्वाइव करना बहुत आसान नहीं। इसका मतलब कि जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट अब चल रहे हैं, मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक देन द रियल वंस, या बिल्कुल बिल्कुल। आप 2017 में दिल्ली मेट्रो रेल पॉलिसी को अमेंड किया गया था। अच्छा, उससे पहले जो दिल्ली मेट्रो रेल पॉलिसी थी नेशनल लेवल पे, उसमें यह था कि 20 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों को ही मेट्रो चलेगी, 2 मिलियन होनी चाहिए आबादी। लेकिन 2017 में इसके नियम बदले गए हैं। उसमें ये किया गया कि हम लोग जो है ओवरऑल कॉस्ट भी देखेंगे, इससे क्या क्या फायदे हैं, उस हिसाब से उन्होंने किया है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये शर्तें भी जोड़ी कि 2017 की पॉलिसी में कि जब आप कोई शहर मेट्रो बनाएगा तो उसके लिए लास्ट माइल, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का उसको अरेंजमेंट करना होगा, ये कंडीशन होती है। लेकिन ये भी ज्यादातर शहरों में ये कहीं पूरी होती दिखी नहीं। उस वक्त वायदे हो जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वायदा कर देती है, लेकिन आमतौर पर ये दिखा नहीं है। इवन कि दिल्ली में भी लास्ट माइल, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का अभी भी संकट है, अभी भी कोई उसका पुख्ता इंतजाम नहीं है।